गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत यहाँ पे हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत, ये हमारा पहला चैप्टर है ग्रामीण विकास प्रबंधन। ठीक है, तो ग्रामीण विकास प्रबंधन को हम फैक्चुअली देखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमें इसको बहुत लंबा करना है, क्योंकि ये जो सीरीज में बना रहा हूँ ये कंप्लीट आपके एग्ज़ाम को फोकस करके बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपका टाइम कम खर्च होगा और चीज़ों को यहीं पे याद कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और आप एग्ज़ाम के पहले भी एज अ रिवीजन इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। देखिए, ग्रामीण विकास प्रबंधन। ग्राम विकास प्रबंधन एक महत्वपूर्ण इकाई है जो योजना के बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें यह देखा जाता है कि योजनाएं किस उद्देश्य के लिए बनी हैं और उसका सही क्रियान्वयन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो योजनाएं बनती हैं सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा हो, फिर उसको प्रोसीड कराया जाता है। प्रोसीड करा के वो जिला स्तर पर लाया जाता है, फिर ब्लॉक स्तर पर लाया जाता है, फिर यहाँ पे बीडीओ के माध्यम से ग्राम स्तर तक लाया जाता है, और ग्राम के बाद में प्रधान या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक इसको पहुंचाया जाता है। जो योजना का लाभ है इसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो इसको प्रोसीड कराने में एक सिस्टम काम करता है। ठीक है, एक सिस्टम काम करता है, और इसी सिस्टम का जो अध्ययन होता है ये हम करते हैं इस चैप्टर में, और इसी को हम बोलते हैं ग्रामीण विकास प्रबंधन। अब चूंकि ये ग्राम के विकास से संबंधित योजनाएँ हैं और ग्राम के विकास की हम बात कर रहे हैं, तो ग्राम के विकास को लेके यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम ग्रामीण विकास प्रबंधन कर दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कम्प्लीटली यही देखने वाले हैं कि योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होता है, सही से होता है कि नहीं होता है, और इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आने वाले टाइम में हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, अगला जो पॉइंट है ये है प्रबंधन की प्रक्रिया। प्रबंधन की प्रक्रिया एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से मैंने बताया कि एक सिस्टम काम करता है। वही सिस्टम जो मैंने आपको समझाया वही सारी चीज़ें इसमें लिखी है, बस थोड़ा डेफिनेशन के माध्यम से लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अगला जो पॉइंट है यह है ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रबंधन। जिला स्तर पे कौन सी संस्था काम करती है उसको देखते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रबंधन जो है ये जिला स्तर पे जो संस्था काम करती है इसको हम बोलते हैं डीआरडीए, और इसका फुल फॉर्म है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें आता है इसको भी हम देखेंगे। देखिए, यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जिला स्तर पर कौन सी संस्था काम करती है ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रबंधन करने के लिए, तो वो होता है डीआरडीए, दैट इज़ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि डीआरडीए एक्चुअली में होती क्या है, कब बना। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के नए कार्यक्रम की शुरुआत, जो देखिए इसमें क्या होता है, कहीं कहीं मैंने देखा डेटा 1980 भी दिया हुआ है और कहीं कहीं 1999 दिया हुआ है, तो मैंने दोनों लिख रखा है। तो जो 1999 है इसको मैंने नया कार्यक्रम लिख दिया है, यानी कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के नए कार्यक्रम की शुरुआत 1990 में हुई थी, और कहीं कहीं 1980 भी लिखा होता है, तो शायद इसका डिस्कशन पहले भी हुआ होगा कभी ना कभी, तो इसलिए कहीं कहीं 1980 भी लिख रखा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस अभिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लाइन विभागों, पंचायत राज संस्थाओं, बैंकों तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय कर जिलों में गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक सहायता और संसाधन जुटाने में सक्षम हो। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यकारी और वित्तीय अधिकार जिला परिषद यानी कि जिला कलेक्टर के पास होते हैं। तो डीआरडीए का जो कार्यकारी और वित्तीय अधिकार होता है, डीआरडीए का जो कार्यकारी और वित्तीय अधिकार होता है ये किसके पास होता है, जिला कलेक्टर के पास होता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रशासन का सबसे बड़ी इकाई जो है हमारे जिला स्तर पे आईएएस होता है, डीएम होता है, तो उसी के पास ये अधिकार होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन के संबंध में ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। यानी कि ग्रामीणों के बीच में भी जागरूकता हो कि भैया हमारे लिए ये योजना आ रही है तो हम तक ये पहुंचनी चाहिए। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, गरीबी उपशमन यानी कि गरीबी को मिटाना, इसके लिए लोगों को जागरूक करना, ये सारी चीज़ों को क्या कौन डील करता है, डीआरडीए डील करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का एक प्रभाग है। यह मंत्रालय 2 विभागों से मिलकर बना है, जिसमें पहला विभाग ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा भूमि संसाधन विभाग है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है यह कृषि भवन नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, कृषि भवन नई दिल्ली में। ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पे है, कृषि भवन नई दिल्ली में है। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय का कई बार नाम चेंज हुआ जब इसका
जब इसकी स्थापना हुई तो कुछ और नाम था, बीच में कुछ और नाम बदला गया, इसके बाद में कई योजनाओं को इसमें शामिल करने के बाद में कुछ और नाम दे दिया गया, लेकिन फाइनली इसका जो फिर से नाम पड़ता है 1999 में। देखिए फाइनली 1999 में पुनः ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय का नाम बदलकर, यानी कि इसके पहले ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय नाम रहा होगा और इसका नाम बदलकर फाइनली ग्रामीण विकास मंत्रालय नाम दे दिया गया। नाम परिवर्तन की एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, कम्युनिटी बॉक्स में इसको मैं पोस्ट कर देता हूं, इसको आप लोग चेक कर लेना। बाकी इसको डिटेल में इसका जो नाम परिवर्तन हुआ है आगे अभी नोट इसका आएगा, ठीक है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय फिर से एक बार रिपीट करते हुए चलते हैं ताकि अभी याद हो जाए। यह क्या है? यह सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का एक प्रभाग है। इसमें दो प्रमुख विभाग हैं, पहला ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा भूमि संसाधन विभाग, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है, कृषि भवन में। 1999 में इसका पुनः नाम जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय पड़ा था। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम कुछ एडिशनल नॉलेज जो कि हमने टेक्स्ट बुक से लिया है उसको देखते चलते हैं। देखिए वही चीज़ पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो पहले मैंने बताया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य रूप से दो विभाग हैं, पहला आपका है ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा है भूमि संसाधन विभाग। ये आपको याद रखना है, ये जरूर याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग नहीं है, कौन सा शामिल है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखिए आगे अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। जो मैंने पहले आपको अपडेट दिया था पीडीएफ के माध्यम से ई बुक, उसमें कहीं ना कहीं ये मैंने दूसरा लिख रखा है, दूसरे आई थिंक नरेंद्र सिंह तोमर ऐसे करके उसको वीरेंद्र तोमर लिख रखा है, ऐसे कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो उसको आप अपडेट कर लेना, यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर रहने वाला है। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए जिम्मेदार हैं। अगला पॉइंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं। कौन सी मुख्य स्तर की राष्ट्रीय योजनाएं हैं इस मंत्रालय के अंतर्गत, इसको भी आप देखते चलें। पहली जो योजना है यह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तीसरी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये योजनाएं ऐसी हैं जो कि मुख्य राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं। किसके अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। ये तीन योजनाएं आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और तीसरा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना। दिमाग में अभी अभी बिठा लो, इसको फिर से देख लो, तीनों योजनाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की इस मंत्रालय में शामिल की गई ये योजनाएं हैं, ठीक है। अगला अब हम देखते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इसका नाम कई बार चेंज हुआ ग्रामीण विकास मंत्रालय का, इसको एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बाकी इसकी लिस्ट मैं आपको कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पे इसको आप जो PNG फाइल में होगा या फिर JPG फाइल में होगा उसको आप सेव कर लेना और बार बार देखेंगे तभी याद होगा। देखिए ग्रामीण विकास विभाग 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में अस्तित्व में आया। मतलब ये खाद्य और कृषि मंत्रालय बनाया गया जिसको हमने एक ग्रामीण विकास विभाग नाम दिया, कुछ ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। एक हमने विभाग बनाया, उसको हमने ग्रामीण से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग नाम दिया 1974 में, ठीक है। अगला जो है ये है ग्रामीण विकास विभाग को जो हमने नाम दिया था ग्रामीण विकास विभाग, इसको 1979 में ग्रामीण पुनर्निर्माण के एक नए मंत्रालय का दर्जा दिया गया। वही सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बार बार चेंज हो रही हैं। फाइनली 1999 में पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नाम पड़ेगा, ओके। सो देखिए 1979 में फिर से चेंज हुआ ग्रामीण पुनर्निर्माण। इसके बाद में 23 जनवरी 1982 में पुनः नाम बदला गया, इसका अगेन नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया जो कि 1999 में फिर से पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट है 1992 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा कि 1992 में बंजर भूमि विकास का गठन किया गया, इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। तो बंजर भूमि विकास का जो है गठन किया गया और इसको कब शामिल किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय में? तो 1992 में शामिल किया गया, ओके। अगला पॉइंट है फाइनली 1999 में पुनः ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय का नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय नाम कर दिया गया। इसका डिटेल मैं आपको दे दूंगा, आप लोग परेशान मत होना। एक चीज़ आप और याद रखेंगे, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास विभाग को इतना करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। तो कितना हज़ार है इसको आप लोग पढ़ लेना, ये डेटा आप याद रख लेना, ठीक है। वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए डेटा है। आगे बढ़ते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्या याद रखना है आपको वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए पॉइंट है DV सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक के केंद्रीय मंत्री हैं। चूँकि एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं संबंधित है इसलिए आप इस डेटा को याद रखना। DV सदानंद गौड़ा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट है हरसिमरत कौर बादल
हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने किसान संबंधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में समर्थन के लिए इस्तीफा दे दिया था। निम्नलिखित में से कौन से मंत्री ने किसान संबंधी अध्यादेशों और कानून के विरोध के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया था? तो हरसिमरत कौर बादल। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, देखिए अगला पॉइंट है श्री प्रहलाद पटेल नई दिल्ली के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। कब किया है इन्होंने? 2021 में किया है। ध्यान देना, श्री प्रहलाद पटेल सिंह ने नई दिल्ली के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के रूप में, ध्यान देना, राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो ये डेटा दोस्तों आपको याद रखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट बुक से लिया गया डेटा है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। पुनः एक बार मैं अभी रिवीजन कराऊंगा, आप लोग परेशान मत होना, अभी रिवीजन कराया जाएगा ताकि आपको यहीं पे सारी चीज़ें याद हो जाएं। देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हैं, उनको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्रामीण विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ग्राम विकास विभाग उत्तरदायी होता है। ग्रामीण विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो ग्राम विकास विभाग। देखिए ग्रामीण विकास, ग्राम विकास विभाग, ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम हो गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट है श्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। ध्यान देना, दो डेटा है यहाँ पे, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के रूप में, दोनों के रूप में श्री गिरिराज सिंह ने कार्यभार संभाला है। और अगला पॉइंट है श्री फग्गन सिंह कुलस्ते एवं साध्वी रंजन ज्योति ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। तो राज्य मंत्री के रूप में श्री फग्गन सिंह कुलस्ते एवं साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। तो ये डेटाज हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका आप लोग PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको PDF कैसे मिलेगा वो सारी डिटेल दी गई है। ओके, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के 2 विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग दोनों। तो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा मैं लगाना भूल गया। तो ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग दोनों ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभाग हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्न में कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि एग्जाम में कैसे पूछेगा, लेकिन आपको 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जो 20 पॉइंट दिए गए हैं ये आपको याद रखना है, समझना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है 20 पॉइंट से भी कि कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया है, तो वो आप उसको एलिमिनेट कर पाएँ। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे पूरा पढ़ लेना, और आगे दे रखा है, आप लोग टेंशन ना लें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। देखिए आप 20 पॉइंट यहाँ पे हमने लिख रखा है, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे और आपको याद करना है। तो 20 पॉइंट आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अगला पॉइंट है निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में ऑब्वियस सी बात है, योजना बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, बजट आवंटन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी सारी चीज़ें प्रोसेस हो पाएंगी, और यह सभी यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, तो आप इस पर मार्क कर सकते हैं। निम्न में कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो यह सभी आपका राइट आंसर होगा। ओके, अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की? अब ग्राम विकास के से संबंधित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की? तो ये 1920 में प्रारंभ किया था। ओके, देखिए अगला पॉइंट है कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो महाराष्ट्र और पंजाब राज्य अग्रणी हैं। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब राज्य अग्रणी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने बात की थी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो 20 पॉइंट दिए हैं वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं, तो वो 20 पॉइंट यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसको आप लोग याद कीजिए। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बन के आता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है, और अब नए रूप में इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2007 से पुनः लागू किया गया है। नए कार्यक्रम के रूप में कुछ चीज़ें उसमें एडिशनल ऐड की गई होंगी, और इसके बाद में इसको पुनः 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया है, और 1975 में ये बना था, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसके अंतर्गत जो 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसका डिटेल आप देख लीजिए। ग्रामीण निर्धनता निवारण, वर्षा पर निर्भर कृषि की व्यूह रचना, सिंचाई के पानी का अच्छा उपयोग, अच्छी फसलें,
भूमि सुधारों की प्रभावशीलता, ग्रामीण श्रम के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, पीने का साफ पानी, सबके लिए स्वास्थ्य, 2 बच्चों का मानक। ध्यान देना 2 बच्चों का मानक है, एग्जाम में 3 बच्चा 4 बच्चा लिख के आएगा तो उसको आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा का विस्तार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय, महिलाओं के लिए समानता, युवाओं के लिए अवसर, व्यक्तियों के लिए आवास, शहरी मलिन बस्तियों का सुधार, वानिकी की नई विवेचना, पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता का समोत्थान, गांव के लिए ऊर्जा और एक उत्तरदायी प्रशासन। ये 20 पॉइंट आपको 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको आपके दिमाग में चीज़ें फीड हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से जब क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है या फिर नहीं शामिल है, तो उसको आप एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप देखते चल रहे होंगे। अगला जो पॉइंट है देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास प्रबंधन। अभी तक हमने थोड़ा केंद्र स्तर की चीज़ों को देखा, अब हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या सिस्टम काम करता है। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना। और इसमें जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश की 16.51% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे ढेर सारी जनसंख्या है तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है योजनाओं का प्रबंधन करने में। कभी कभी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे शायद देखने को मिल सकती हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 22.3% जनसंख्या शहरी है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछता है, 22.3% जनसंख्या जो है यहाँ पे ये शहरी है, ध्यान दीजिएगा। अब जब 100 में से माइनस करेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या निकल आएगी, लगभग आप ये मान के चलिए कितना आएगा, 77 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। 77 दशमलव कुछ आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1985 में आयुक्त विभाग का पद सृजित किया गया। 1985 में आयुक्त विभाग का पद सृजित किया गया। ओके, 1985 में आयुक्त विकास का नया पद सृजित किया गया। अगला पॉइंट है, देखिएगा ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान, इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में है, इसका संचालन महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। महानिदेशक कौन होते हैं? डीजी होते हैं, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान जो कि लखनऊ में है, इसका एक में दोस्तों जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा आज नॉइज़ कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए मुझे बार बार पॉज करना पड़ रहा है। देखिए इसका जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान, ठीक है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद का संचालन, ग्रामीण आवास परिषद का संचालन उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास परिषद आयुक्त द्वारा किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको तो रामबाण दे दूंगा कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, नहीं। आप जब बार बार पढ़ेंगे इसको तभी आपको याद होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु सीधे संस्था के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसाइटी का गठन किया गया है। ओके, मनरेगा राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का संचालन रोजगार गारंटी आयुक्त द्वारा किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आपको शायद क्रिटिकल लगा होगा, लेकिन याद करना पड़ेगा। ओके, अगला पॉइंट है दोस्तों जिला योजना समिति। देखिए जिला योजना समिति की स्थापना उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के तहत हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। 1999 के तहत जिला योजना समिति का गठन हुआ। अगला पॉइंट है, यह योजनाओं को समेकित करके, इंटीग्रेट करके, यानी कि आसान करके, ठीक है, यह योजनाओं को समेकित करके विकास योजना का प्रारूप तैयार करने का काम करती है। ओके, तो विकास योजना का प्रारूप तैयार करने का काम जिला योजना समिति के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, जिला योजना समिति का पदेन सभापति जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये भी ध्यान देना है कि जिला योजना समिति का, इस योजना समिति का पदेन सभापति जो होता है वो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब देखिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिसको हम CEO बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर मुख्य विकास अधिकारी यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके सचिव होते हैं। जिला योजना समिति के सचिव कौन होते हैं? तो ये CEO या फिर CDO इसके सचिव होते हैं। सचिव की जब बात करेगा तो CEO CDO होते हैं, और जब पदेन सभापति की बात करेगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर है। पदेन सभापति की जब बात करेगा जिला योजना समिति का, तो वो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है ये है, जिला योजना समिति में सदस्यों की संख्या, जिला योजना समिति में सदस्यों की संख्या 40 से अधिक नहीं हो सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जिला योजना समिति में
सदस्यों की संख्या 40 से अधिक नहीं हो सकती है। और जिला योजना समिति के 2 प्रमुख घटक होते हैं जिसके थ्रू ये सारा का सारा काम किया जाता है। एक प्रशासनिक अधिकारी, एक प्रशासनिक घटक और एक राजनीतिक घटक। ठीक है, अब इन दोनों घटकों को दोस्तों डिटेल में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए ये पहला वीडियो है। ठीक है, मुझे लगता है कि पहले वीडियो को छोटा रखना चाहिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा नहीं करें, बहुत लंबा करने के बाद में क्या होता है कि काफ़ी लोग इसको कम क्लिक करते हैं। कम क्लिक करने की वजह से वीडियो काफ़ी कम लोगों तक पहुंचता है। तो ये पहला वीडियो है। और इसके बाद में देखिए योजनाएं हैं, इसके अंतर्गत कंप्लीट योजनाएं मैंने कर रखा है। तो इन योजनाओं को मुझे पढ़ाना है बहुत अच्छे से, सारी योजनाओं को कवर किया जाएगा। इसके बाद में फिर नीति आयोग है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में। ग्रामीण विकास हेतु उठाए गए कदम है, इसके बारे में चर्चा करना है। इसके बाद में कुछ मनरेगा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और ये पहला वीडियो है, इसको हम बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं। अभी तक आप देखेंगे तो लगभग 20-25 मिनट का ये हो चुका है। इस वीडियो सेशन को यहीं पर समअप करता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये नोट्स आपको दिया जाएगा। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते